आई मस्ट से लॉन्ग केस समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और ख़ास तौर पे जब इस्कीमिया और इन्फॉक्शन की बात आती है, फिर तो ये इतना बड़ा समंदर है। आप इसमें जितना मर्जी डूबते जाएं उतनी गहराई आपको मिलेगी। और एग्जामिनर के पास बड़ा चांस होता है इस सिनेरियो में, इस्कीमिया और इन्फॉक्शन वाले केसेस में, कि वो आपको कहीं पे भी आपको चेक कर सकता है, हिस्ट्री के बाद और एग्जामिनेशन के बाद, और उसके बाद ईसीजी के अंदर कल्प्रिट आर्टरी, और उसके बाद सीडी डिस्कशन के अंदर बड़ा वो आपको चेक करते होते हैं कि भी डिसीजन क्या लेगा। और जैसे कि आपने बताया वायबिलिटी के अंदर फिर अगेन वो चेक करते हैं कि ये क्या डिसीजन लेंगे इसके अंदर। फिर हम मल्टीपल जगहों के ऊपर वो आपको चेक करते हैं स्कीम एंड फंक्शन में। और आई एग्री विद यू, मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% आपके पास यही चांसेस होते हैं कि लॉन्ग केस आपके पास कोई ना कोई इस्कीमिया रिलेटेड आएगा, स्टेमी आए, एनस्टेमी आए, चाहे अनस्टेबल अंजाइना आए या स्टेबल अंजाइना आए, पोस्ट कैबेज आए। ये सब सिनेरियोज घुमा फिरा के इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बड़ा मुश्किल है इतने कम टाइम के अंदर सब कुछ समझ करना, लेकिन आपने जो टिप्स और ट्रिक्स की बातें दी हैं वो बड़ी बड़ी ही ज़बरदस्त हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स, अच्छा हमारे पार्टिसिपेंट्स में सिर्फ वो लोग शामिल नहीं हैं डॉक्टर नुमान जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम देने अभी इमीडिएटली, इसमें हमारे फर्स्ट ईयर रेजिडेंट भी शामिल है, सेकेंड ईयर रेजिडेंट भी शामिल है। और ये सिर्फ बिकॉज मैं इस वक्त कराची में हूँ, तो मैं सिर्फ NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं हैं, मुल्तान के भी हैं, लाहौर, PIC, जना और हयाताबाद, पेशावर, कोयटा, तो ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे पास पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। जो मैक्सिमम हमने हिट किया था, मैं भी देख रहा था, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 190 to 200 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि आप इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे, आपकी एफर्ट्स हैं इसके अंदर। और ओके जी, मुझे किसी का मैसेज है पेशावर से, बिल्कुल जनाब, पेशावर से भी हमारे भाई हमारे साथ हैं और हमें उनका पूरा ख्याल है तो बेस्ट विशेस पेशावर वालों को भी स्पेशली सो ओके। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, टिप्स एंड ट्रिक्स की बातें भी दी हैं। इस टॉपिक पे तो 3 घंटे 4 घंटे भी डिस्कशन हो तो कम है। लेकिन मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जमा हुए हुए जो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे पूछूंगा। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं खास तौर पे जिन्होंने एग्ज़ाम में अपेयर होना है अभी, उनकी तरफ से क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं वन बाय वन सबके सवालों के जवाब आपसे ले सकूं। ओके जी, बहरीन से भी हैं जी, ज़बरदस्त, मोस्ट वेलकम जनाब बहरीन से। ओके सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर सालिक नज़ीर हैं जी, आई थिंक ये हमारे NICVD वाले डॉक्टर सालिक हैं। और इनका क्वेश्चन है, डू वी हैव टू आस्क द क्वेश्चंस ऑफ कोमॉर्बिडिटीज इन स्टार्टिंग और इन पास्ट हिस्ट्री? देखिए जो इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा, जो आपका सीक्वेंस होना चाहिए वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट चेस्ट पेन से शुरू होना चाहिए। और उस चेस्ट पेन के दौरान आपने उसकी करंट प्रेजेंटेशन असेस कर लेनी है कि ACS है और उसके लिए स्ट्रेटिफिकेशन है। जब आप चेस्ट पेन को असेस कर लें तो फिर आप चेस्ट पेन की असेसमेंट के बाद यानी करंट जो प्रेजेंटेशन है उसकी कंप्लेंट को असेस कर लें, तो आप उसके बाद रिस्क फैक्टर्स पे चले जाएँ फॉरन, यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डिसलिपिडीमिया, ये आप इस पे चले जाएँ। फिर उसके बाद जब आप आते हैं ना और एस्पेक्ट्स पे, जैसे कि पास्ट हिस्ट्री पे आते हैं, तो पास्ट हिस्ट्री में इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप सिस्टेमिक इंक्वायरी को अंडर एस्टिमेट ना करें। जब आप सिस्टेमिक इंक्वायरी में से हर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपकी कोई कॉमोबिडिटी डिस्कस वो नहीं होगी, मिस नहीं होगी। यानी कि आपने चेस्ट पेन को इवेल्युएट कर लिया, प्रेजेंटेशन की कंप्लेंट को, उसके बाद आप रिस्क फैक्टर्स आपने पूछ लिए, तो फ़ौरन बाद आप सिस्टेमिक इंक्वायरी पे आ जाएंगे और पास्ट इंक्वायरी पे। तो सिस्टेमिक और पास्ट इंक्वायरी दोनों में आपको मोबिडिटीज़ को कवर कर सकते हैं। और अगर आप सिस्टेमिक इंक्वायरी में एक एक सिस्टम से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं तो आपकी वो मोबिडिटी कवर हो जाती है। आई होप तो ये इसी तरीके से होगा, या पास्ट हिस्ट्री में पूछ सकते हैं कोमोबिडिटी से। ओके ओके ठीक है। एनोनिमस अटेंडी कह रहे हैं कि कैन वी प्लीज हैव मोर ऑफ सच लेसन्स, इट इज़ अ ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू जी एनोनिमस साहब, जो भी हैं आप थैंक्स फॉर द नाइस वर्ड्स। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा भी डॉक्टर रहमान को तकलीफ दे सकें। मोहम्मद अहमद कह रहे हैं कि हाउ कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन? आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं किसी तरीके से अवेलेबल कर सकूँ।
MIC डिस्कशन फोरम पे, फेसबुक पे जो है पेज, उस पर अगर आप हैं तो आपको वहाँ पे शायद देखने को मिल जाए कुछ दिनों के अंदर। आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक और है जी, नाम शो नहीं हो रहा सर, इन विच कंडीशन वी रेकमेंड वायबिलिटी स्कैन आफ्टर एंजियोग्राफी। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि एंजियोग्राफी के बाद वायबिलिटी करने की रिकमेंडेशन कब है। एग्जैक्टली, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और जो है अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं ऐसे आंसर करूंगा कि अगर आपका केस एक्यूट सेटिंग में है, यानी कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, तो फिर तो आपको रीवास्कुलराइज करना है, जैसे नॉन एसटी एलिवेशन एसीएस है। उसके अंदर आप कल्प्रिट के लिए नहीं जाते। नॉन एसीएस नॉन एसटी एलिवेशन एमआई अनस्टेबल एंजाइना में जो आप रीवास्कुलराइजेशन स्ट्रेटजी होती है वो कंप्लीट रीवास्कुलराइजेशन इफ पॉसिबल। लेकिन जब स्टेमी हो जाता है तो स्टेमी में पार्शियल आपको कल्प्रिट को रिवास्कुलराइज करना है और नॉन कल्प्रिट को आप स्टेज कर देते हैं। दिस इज द करंट कंसेंसस और करंट अप्रोच। तो उसके अंदर तो वायबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आता। वायबिलिटी का क्वेश्चन हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत कॉमन है। वो इसलिए कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो स्टेमी के साथ आते हैं, कोई कैथ नहीं होती, वो मेडिकल ट्रीटमेंट पे डिस्चार्ज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीरियर वॉल एमआई था और वो थर्ड डे पे हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया और एको कराई और उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन 30 to 35% थी। ये पेशेंट जब डिस्चार्ज हो जाते हैं फिर ये आउटडोर में आते हैं और एंजियोग्राफी का टाइम ले लेते हैं। इन पेशेंट में वायबिलिटी इंपॉर्टेंट है। इन पेशेंट में अगर इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन 30 to 35% है और आपको एको पे या ईसीजी पर जरा सा भी ये आइडिया हो रहा है कि इसका जो इन्फेक्शन है वो वायबल नहीं है, तो आप वायबिलिटी स्कैन कराते हैं। वो कैसे आइडिया होगा? फॉर एग्जांपल एको पे वॉल थिकनेस कम है या एको पे बहुत एक्ोजेनिक हो गई है वॉल टिश्यू, या बिल्कुल एकाइनेटिक है और इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत डिक्लाइन हो गया, या नंबर 2 पेशेंट की ईसीजी में अक्रॉस द लीड्स ट्यूब वेव्स बनी हुई है, और नंबर 3 पेशेंट को कोई चेस्ट पेन या एंजाइना के सिम्टम्स नहीं है, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं या डाउट रेज कर रहे हैं कि उसका जो इन्फेक्टेड सेगमेंट है वो वायबल है या नहीं। तो इन पेशेंट में हम वायबिलिटी के लिए जाते हैं, यानी कि कोई क्लिनिकल क्लू ना हो कि पेशेंट को एक्टिव एंजाइना है या ईसीजी में आवे प्रिजर्व है, या एको जो लेटर ऑन हुई है 40 डेज के बाद हुई है, तकरीबन 7 वीक के बाद, और उसमें कोई बिल्कुल एक काइनेटिक स्कार वगैरह नहीं है, तो फिर तो वायबल है। अदरवाइज आप वायबिलिटी स्कैन की तरफ जा जाते हैं। और कौन सा वायबिलिटी स्कैन कराना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन सी जो है स्पेशलिटी अच्छी डेवलप है। यूजली वायबिलिटी के लिए हमारे पास जो अवेलेबल है वो स्ट्रेस स्पेक्ट स्कैन होता है, जो रेस्टिंग स्कैन होता है, उसमें हम रेस्टिंग स्पेक्ट स्कैन के थ्रू वायबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। कुछ सेंटर्स में अच्छे टोब्यूटम स्ट्रेस सिको है, वो अगर उनके पास अवेलेबल है तो वो बहुत अच्छा टूल है। तो ऐसे पेशेंट जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन 35% से कम है और उसका कोई भी ऐसा क्लू मिल रहा है ईसीजी, क्लिनिकल हिस्ट्री और एको पे कि उसकी जो रिलेटेड वायबिलिटी या उस कोरोनरी आर्टरी कल्प्रिट आर्टरी की टेरिटरी में वो वायबल क्वेश्चन रेज करिए कि वायबल नहीं है, तो वायबिलिटी स्कैन कराते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन पेशेंट में आफ्टर 6 वीक्स कैथ के लिए जाना सूटेबल नहीं है अगर उनको एंजाइना नहीं हो रहा। तो अगर एंजाइना हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंटर है और आप डिफेंड कर सकते हैं बड़े आराम से अपने लॉन्ग केस को। पेशेंट को एंजाइना हो रहा है, शुड रिवास्कुलराइज, इट इज अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वायबिलिटी। ठीक सर, थैंक यू सो मच, बड़ा ज़बरदस्त जवाब आपने दिया है। अगेन ये बड़ी लंबी डिस्कशन है, लेकिन आपने बड़ा अच्छे तरीके से इसको कवर अप करने की कोशिश की है। शॉर्ट है, क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी हम इसको कर सकें माइंड अप। अच्छा, डॉक्टर फ़हीमुल हसन साहब ये कह रहे हैं, आई डोंट नो ये कहाँ से हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द बॉर्डर विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन फॉर एक्सेशनल चेस्ट पेन टू डिफरेंशिएट बिटवीन ACS और स्टेबल एंजाइना। वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वाइवा का कि जी आप कब, एक पेशेंट है जिसको ACS हुआ, मैं समझ रहा हूँ उनका सवाल क्या है, एक पेशेंट है जिसको ACS हुआ, आपने उसको घर भेज दिया, अब कब हम उसको डिक्लेयर करेंगे कि अब उसको स्टेबल एंजाइना होता है? मतलब डेफिनेशन पूछना चाह रहे हैं कितने ड्यूरेशन के बाद, मंथ्स के बाद? अब देखें ये जो रिस्क एज सच इसका एग्जैक्ट आंसर कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कट ऑफ डेज कहीं किसी जगह। एक्चुअली आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट, मे बी समवन कैन बेटर कैन टेल अस कि एग्जैक्ट ड्यूरेशन कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इस डेज के बाद हम इस ACS को स्टेबल की कैटेगरी में ले जाएंगे। लेकिन आपको आइडिया हो जाता है स्कोरिंग सिस्टम से। जो टीमिंग स्कोर है वो 14 डेज पे असेस करता है डेथ, MI और अर्जेंट रिवास्कुलराइजेशन को।
जो टीमी एम आई का है वो 30 डेज पे असेस करता है डेथ एम आई को, और जो ग्रे स्कोर है वो जाके 6 मंथ्स पे तक भी असेस करता है, और उसने बेनिफिट शो किए। तो जनरली स्पीकिंग अगर आपके पेशेंट को ACS हुआ है तो 1 मंथ जो है आप उसकी कट ऑफ लगा लें। 6 मंथ ग्रेस के हिसाब से चले तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो 1 मंथ इज एज ए गुड इज ए स्मार्ट गेस कि आप बेस्ड ऑन द, आप कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन द स्कोरिंग सिस्टम कि 1 मंथ तक उन्होंने बेनिफिट ऑफ अर्ली रिवर्स किया है, तो उसके बाद आप पेशेंट को टिबल एंजाइना की कैटेगरी में डाल सकते हैं एज कम्पेयर टू सिस्टम। और इन्हीं डेज के अंदर यानी कि अप टू 30 डेज पेशेंट को रिवर्स में कुछ बेनिफिट हो सकता है। ऑल दो जो गाइडलाइंस है वो सजेस्ट करती हैं, अब जितनी भी गाइडलाइन है इवन नॉन स्टेमी ACS की, वो भी एज अर्ली एज पॉसिबल की तरफ जा रही है अदर देन डिलेइंग इट, तो 30 डेज। सही। अब डॉक्टर फ़हीमुल हसन, मुझे जहाँ तक याद पड़ा सर, मैं ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर। तो आई थिंक मैंने पढ़ा था उसमें मियो क्लिनिक की जो बुक है जनरल कार्डियोलॉजी की, उसमें उन्होंने शायद लिखा हुआ है 2 to 3 मंथ्स का डेफिनेशन। तो अगर आपको लगे कि एग्जामिनर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दें, 2 to 3 मंथ शायद मान जाए। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास, नाम मुझे मालूम नहीं है लेकिन कश्मीर से हैं, और इनका सवाल भी यही था कि व्हेन टू लेबल CCS आफ्टर स्टेमी और अनस्टेबल जाना, वो भी यही सवाल पूछना चाह रहे थे एक्चुअली। आई होप तुम्हें समझ आ गई होगी। ये जी कश्मीर से हमारे पास हैं, वेरी गुड। डॉक्टर उबैद रहमान साहब आपको कॉम्प्लीमेंट पेश करना चाह रहे हैं, सर रियली नाइस टॉक, एंड फेसबुक पेज एड्रेस का पूछ रहे हैं। तो उबैद मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर में भेज देता हूँ, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। आई होप कि मैं जो भी हेल्प आउट कर सका आपको करूँगा। ओके, ओके, डॉक्टर सैयद गयास अली गिलानी साहब पूछ रहे हैं कि सर माय क्वेश्चन इज दैट इफ द पेशेंट हैड MI इन रीसेंट पास्ट, फॉर एग्जांपल 2 to 3 वीक्स अगो उसको MI हुआ है, and now he comes with post MI angina, or he is asymptomatic and came for a staged PCI. So should our history of presenting illness based on that previous event or on current symptom? ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि आपने प्रेजेंटी कंपेयर किसको बनानी है। बाज़ का वो हिस्ट्री जो पेशेंट बता रहा होता है वो बड़ी लंबी बता रहा होता है, और उस हिस्ट्री के अंदर मल्टीपल इवेंट्स हुए होते हैं, तो कैंडिडेट को समझ नहीं आती कि मैं प्रेजेंटिंग इलनेस शुरू करूं तो कहाँ से शुरू करूं, 2 महीने पहले शुरू करूं या अब आया है MI के साथ, पोस्ट MI के साथ आया है अब शुरू करूं। अच्छा, बस स्टार्टिंग सेंटेंस पूछना चाह रहे हैं तो आप उसमें कह सकते हैं कि माय पेशेंट वाज अनवेल या वाज नॉट ऑल राइट सिंस 1 month ago, because 1 month ago he was having acute coronary syndrome या acute chest pain for which he got admission, and since 1 month he is getting episodes of recurrent chest pain and currently he presented with the, ऐसे आप कर सकते हैं कि माय पेशेंट वाज अनवेल सिंस 6 months, क्योंकि 6 months पहले ये डायग्नोज हुआ था, और फिर ब्रीफ सा 6 मंथ को ब्रीफली बता देंगे कि मैं फॉर एग्जांपल 6 मंथ पहले उसको MI हुआ था, तो आप कहेंगे कि माय पेशेंट वाज unwell since the last 6 months. 6 months ago he was having acute coronary syndrome, he got admission and treatment, and for the last 6 months he has off and on episodes of chest pain, often with the moderate exertion. However, he was taking his medication and his current admission is with the acute severe onset of chest pain for the last 6 months. तो ये क्विक सी 2-3 लाइंस हैं, ये स्टार्टिंग सेंटेंस ऐसे चलेगा इसमें। ठीक सर, ओके। एनोनिमस अटेंडी दोबारा पूछ रहे हैं जी, कैन वी गेट दिस मॉडल समरी प्लीज। ओके सर, ये आपके ऊपर है, आपकी प्रेजेंटेशन अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो मैं इसको फेसबुक पेज के ऊपर शेयर कर दूंगा। ये ओपन है, इसको शेयर करते हैं कि कोई इसमें ऐड करना चाहे, हमें कोई अच्छी इनपुट देना चाहे, हमने कोशिश की आप इसको शेयर कर दें, अच्छी बात है तो सब। ओके, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। डेल से जी हमें पूछ रहे हैं जी, काइंडली आल्सो टेक अ सेशन ऑन हार्ट फेलियर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, वेलुलर हार्ट डिजीज, लॉन्ग केस हिस्ट्रीज एंड देयर क्वेश्चंस। ओके, सो वी आर प्लानिंग कि हम 1 by 1 ये सब करेंगे, इंशाल्लाह वी आर हियर फॉर यू इंशाल्लाह। ओके, कैन यू प्लीज डू 1 dedicated session on stable ischemic heart disease case and 1 dedicated session on viability। डॉक्टर नुमान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अगर आपके पास टाइम हो तो एक केस जो है ना पूरा स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज के ऊपर अगर हो जाए, सारा उसकी हिस्ट्री से लेके उसकी मैनेजमेंट और सब कुछ, तो हम मैं डॉक्टर नुमान से बाद में बात करता हूँ, कोई हम प्लान आउट करते हैं इस बारे में। ओके, ओके।
ओके, ज़बरदस्त, उन्होंने कमिटमेंट कर लिया कि इंशाल्लाह वी विल डू इट। ओके, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ साहब पूछ रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स रेकमेंड टू मेंशन कोमॉर्बिड्स इन द स्टार्ट, लाइक माय पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन फॉर लास्ट 5 years एंड नाउ प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये सही तरीका है या बाद में हम कोमॉर्बिड्स को, डायबिटीज़ को, हाइपरटेंशन को बताएं, शुरू में ना बताएं? देखिए फिर आपको दो तरीके से टच करना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा, इस तरीके से चलना पड़ेगा। मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नहीं कह रहा इसमें, मैं कह रहा हूँ फिर आपको ऐसे चलना पड़ेगा कि माय पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज एंड स्मोकर फॉर द लास्ट 1 year, या डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, एंड करंटली ही प्रेजेंटेड, ही वाज ऑल राइट फॉर द लास्ट 1 week, 1 week ago he is having acute severe, ऐसे चलना पड़ेगा। और फिर दोबारा आपको डायबिटीज पे आना पड़ेगा ये बताने के लिए कि माय पेशेंट इज डायबिटिक, ही इज टेकिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, his compliance was good and his control was not known to him। तो आपको 2-3 जो डायबिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है फिर दोबारा टच करने पड़ेंगे। तो आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डायबिटीज को, उससे बेहतर है कि आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन और उसके फौरन बाद रिस्क फैक्टर्स पे शिफ्ट हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि एग्जामिनर इसको कोई बहुत ज़्यादा माइंड करेंगे, रीज़न बीइंग कि आपने सारी चीज़ों को एड्रेस तो कर लिया ना, पर्पस तो एड्रेस करना है। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हमेशा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं फ्रंट पे आती है। अगर डायबिटीज है, रिस्क फैक्टर, कोमोबिडिटी को फ्रंट पे रखना चाहते हैं तो फिर अगेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद उनकी डिस्क्रिप्शन फिर बतानी पड़ेगी कि अगर स्मोकर है तो उसके बैक ईयर्स कितने हैं और उसकी वो स्मोकिंग पे डिपेंडेंसी कितनी है, अर्ली मॉर्निंग वो उठ के स्मोकिंग कब करता है, स्मोकिंग क्विट का उसने कभी कोशिश की है नहीं की, तो वो एक अलग उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो अलग आपको फिर चलना पड़ेगा। तो वो सेकंड हैंड स्मोक है, वो फिर आप शुरू में सारी चीज़ें नहीं बता पाएंगे, स्मोकर बताएंगे, आप फिर स्मोकिंग को दोबारा टच करेंगे, दो पार्ट्स में आ जाएगी। उससे बेहतर है कि आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में रहें और उसके बाद इस तरह ये बेहतर अप्रोच है। एग्री एग्री, बिल्कुल सही बात है। दूसरा मैं ये इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ का एक क्वेश्चन था कि ये ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने बाद में बताया डायबिटीज़ का तो आपको फेल कर देंगे, या आपने पहले बता दिया तो आपको फेल कर देंगे। इट डजेंट मैटर, जब भी आप बता दें लेकिन फिर उसको अच्छी तरह उसके पॉइंट्स पूरे करें। आप डायबिटीज़ का जो हक है बताने का, उसकी ड्रग्स के बारे में, अगर इंसुलिन ले रहे हैं इंसुलिन के बारे में, वो 70-30 लेते हैं, कितनी लेते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हुई है कि नहीं हुई है, विदाउट कॉम्प्लिकेटेड है, गुड कंट्रोल है, बैड, ये फिर आपने तफसील ज़रूर बतानी है। इसके बगैर फिर वो नंबर ज़रूर आपके काटेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी, लाहौर से है डॉक्टर फ़ाहद अली। डॉक्टर फ़ाहद अली कह रहे हैं जी, काइंडली टेल मी कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का हॉस्पिटल कोर्स से इंटरवेंशन तक बताना है, और पास्ट हिस्ट्री में जो उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के जो इवेंट हुए होते हैं पास्ट हिस्ट्री में, वो भी उसकी फिर पूरी डिटेल लेनी है। उसके अंदर दो सवाल आते हैं इनके। पहला तो आप ये बता दें कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में हॉस्पिटल कोर्स से लेके इंटरवेंशन तक का जो एडमिशन हुआ, उसका एमरजेंसी में आया, एमरजेंसी से वो कैथ लैब में चला गया, उसकी पीसीआई होगी, पीसीआई से वो सीसीयू में चला गया, सीसीयू से अब पेशेंट आपके पास आया सीसीयू में, अब आप उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, तो ये सारी कहानी भी बतानी है। वो ये पूछना चाह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में जब हमने चेस्ट पेन और सर्टिफिकेशन वगैरह असेस कर लिया है तो फिर उसके साथ ही हम ये चीज़ भी बता दें कि पेशेंट जो है वो उसकी इमीडिएट मैनेजमेंट क्या हुई है ईआर में, और पेन उसका कब सेटल हुआ है, और उसका नेक्स्ट डे जो था कोई प्रोसीजर्स हुए हैं या नहीं हुए। तो ये आप बता सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है कि आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है, कोई अप्रिशिएट। आप इसको 3-4 लाइन में ही बताएं और पास हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। पास हिस्ट्री फॉर एग्जांपल उसके 3 एडमिशन हुए हैं एसीएस के साथ, तो आप एक सेंटेंस में बता सकते हैं कि he has previous 3 admissions in the heart in the cardiology hospital with the similar complaints or with the ACS, or his latest admission was like 1 year ago when he presented with severe chest pain and shortness of breath and was treated as ACS and heart failure। तो ऐसे बता सकते हैं। तो एक एडमिशन को अलग-अलग बताना आप थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप एक सेंटेंस में कवर कर लें, अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शहबाज अमजद पूछ रहे हैं कि इफ़ पेशेंट हैज़ एंजाइना इक्विवेलेंट सिम्टम्स लाइक डिस्निया इन डायबिटिक पेशेंट्स, समटाइम्स इस तरह होता है, एटिपिकल सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है, देन हाउ वी विल टेक हिस्ट्री ऑफ सिवियरिटी, ड्यूरेशन और उसकी क्लास एटसेट्रा। देखिए अगर आपने उसको एसीएस लेवल किया और डिस्निया को एंजाइना इक्विवेलेंट लिया है तो आप फिर उस पर स्टिक हो जाएंगे, ये डिस्निया एंजाइना इक्विवेलेंट है।
और उसकी उसी तरह जो है सिविरिटी को असेस करें जैसे चेस्ट पेन की है नियर क्लासिफिकेशन के हिसाब से कि वो रेस्टिंग पे है, स्लाइट लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी है, या मार्क लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी है, या जो है मिनिमम से सिम्टम्स है मोर देन ऑर्डिनरी लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिर अगर आपने इसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को स्कीमिया लिया है, अगर आपने अपनी हिस्ट्री में ये असेस कर लिया है कि ये डिस्निया जो है ये एंजाइना इक्विवेलेंट है, यानी कि ischemic symptoms other than the chest pain are called angina symptoms, are called angina equivalents। तो उसमें एक डिस्निया सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट है। फिर आपने उस स्कीमिया को एंजाइना या इक्विवेलेंट ही बनाना है, उसको ACS ही लेबल करना है अगर रेस्टिंग पे डिस्निया होगी, ठीक है। फिर आप उसी ट्रैक पे रहेंगे। फिर आप दरमियान में आप ट्विस्ट ना लेंगे ये डिस्निया नहीं, ये एंजाइना नहीं था, ये हार्ट फेलियर था। तो बेहतर ये होता है कि अगर डिस्निया के आप साथ चल रहे हैं तो एंजाइना इक्विवेलेंट बनाने के बजाय बेहतर है कि आप उसको हार्ट फेलियर बनाएं और या ACS विद LVF बना दें, ये ज़्यादा बेहतर है, ये सेफ्टी है। ये एंजाइना इक्विवेलेंट भी था और साथ हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी आते हैं, क्योंकि जब भी एंजाइना होगा तो इस्कीमिक LV डिसफंक्शन साथ हो सकता है, उसकी वजह से डिस्निया भी हो सकता है। तो ACS विद LVF बनाएं, ज़्यादा बेहतर है, स्पेशली ओके, डायबिटिक एल्डरली पेशेंट। ठीक सर। डॉक्टर सुहेल अहमद पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, इन हिस्ट्री इफ पेशेंट टेल्स दैट he has been told by doctors that he had heart attack, even then should we say acute coronary syndrome instead of STEMI? बेटर है कि आप उसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी बनाएं, क्योंकि हार्ट अटैक या स्टेमी के लिए आपको ECG और ST एलिवेशन देखना बहुत जरूरी है, या लेटर ऑन स्टेज में क्यू वेव्स और एस्टैब्लिशमेंट फंक्शन को देखना है। ठीक, ACS ही बनाए एक्शंस के उसको। बगैर हाँ जी, तो ACS में। ओके ओके। गैलेक्सी A71 कह रहे हैं जी, रिमेंबर मी फ्रॉम कश्मीर एज वेल। बिल्कुल जनाब, आप कश्मीर तो हमारे दिलों में धड़कता है। शहबाज अमजद साहब, डिस्नी ऑन एग्जिशन, ठीक है जनाब, ये भी कवर हो गया। हाँ, विच डॉक्टर तारिक कह रहे हैं, विच वायबिलिटी टेस्ट विल वी आंसर ऑन प्रायोरिटी बेसिस कीपिंग इन व्यू ऑफ आवर कंट्री इकोनॉमी, और वी विल आंसर एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस? इंटरनेशनल गाइडलाइंस स्पेसिफिक नहीं है कि आपने ये वाली वायबिलिटी स्कैन कराना है, वो हमेशा ये कहती हैं कि एज अवेलेबल एक्सपर्टीज एंड मोडेलिटी के हिसाब से आपने वायबिलिटी स्कैन कराना है। वायबिलिटी स्कैन कराने के लिए जो अब अगर आप इकोनॉमिकल का पूछेंगे तो सबसे इकोनॉमिकल डोमिनम मींस जैसे इकोकार्डियोग्राफी है, और वो उसकी स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी एक्सपर्टीज और उतनी अच्छी नहीं है हमारे सेंटर्स में, हालांकि बहुत इजी और जो है इकोनॉमिकल और मोर इंफॉर्मेटिव टेस्ट। जो आपने आंसर हमेशा ये करना है कि अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोडेलिटी। तो अवेलेबल मोडेलिटीज आर सेक्ट स्कैन और एंडोब्यूटामाइन स्ट्रेस, इन दोनों में से चूज करना है। जो MRI है या पेट स्कैन है या कंट्रास्ट इकोकार्डियोग्राफी है, वो हमारे लिए वो आपने आंसर नहीं करना, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो इन दोनों में से आपने चूज करना है। अब इन दोनों में से कौन सा इकोनॉमिकल है? एंडोब्यूटामाइन स्ट्रेस ऑब्वियसली मोर इकोनॉमिकल है, इकोकार्डियोग्राफी के साथ हो जाती है और ऑन साइट हो जाएगा बहुत सी जगहों पे। और जो स्ट्रेस जो सेट स्कैन है वो एक्चुअली अवेलेबल ज़्यादा है और उसकी एक्सपर्टीज मोर एस्टेब्लिश्ड है फॉर वायबिलिटी इन आवर सेटअप, ऑल्दो इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलेटिवली मोर कम्बरसम, क्योंकि उसमें आपको जो है ट्रांस लगाना है और पेशेंट को वो सारा कुछ है, तो ऐसा तो देना। तो मेरा ख्याल है कि बेटर आंसर है कि आप कहें कि जी मैं स्पेक्ट स्कैन कराऊंगा वायबिलिटी, और अदर मोडेलिटी तो विटामिन स्ट्रेस से कोई अवेलेबल नहीं, अदर मोडेलिटीज हमारे अवेलेबल नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। सैयद गयास अली गिलानी साहब कह रहे हैं कि ओके, अब उन्होंने स्पेसिफाई किया क्वेश्चन। अभी हमने पहले बात की थी ना कि आपने कहा था कि अगर पेशेंट ये कहता है कि जी मुझे डॉक्टर्स ने बताया था कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है, तो हम हिस्ट्री में उसको लेबल करेंगे एज ACS। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड पेशेंट है आपका और वो आपको बड़ी ज़बरदस्त बातें बता रहा है कि जी मेरा थ्रोम्बोलिसिस हुआ था, मुझे SK लगा था, या मेरा प्राइमरी PCI हुआ था, वो अपनी ज़ुबान से बता रहा है, तो फिर हिस्ट्री के अंदर ACS का वर्ड यूज़ करें, या अब हम क्या दें, हाँ स्टैमी हुआ था और ये हुआ था? आप ACS पे ही रहेंगे। ओके, ACS पे रहेंगे, ओके ठीक है, हाँ, सही है सही। और आप उसको फिर हॉस्पिटल कोर्स में बता सकते हैं कि as told by that my patient has got septokinase infusion
probably he is having acute myocardial infarction. ये क्वेश्चन जो है ना, ये इतने पर्टिनेंट नहीं है। अगर आपने ACS की अच्छी हिस्ट्री ले ली है और आपको क्लियर पता चल गया है कि ये है, तो आप उसको अपने एग्जामिनर को ये कहेंगे कि आप ले मैन की टर्म के पे इतना बिलीव नहीं करेंगे कि आप ऑल टुगेदर अपनी डायग्नोसिस को पेशेंट के कहने पे स्टैमी कर देंगे। तो आप ACS पे स्टिक नहीं। सही, बिल्कुल। आप उसमें मेंशन करते हैं, हल्का सा टच जरूर दे दें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के उसको एक इन्फ्यूजन चला था और एसके लगा था। तो अब एसके कहने बड़ा मुश्किल है, इन्फ्यूजन तो हैपरिन का भी चलता है। तो उसके लिए फिर आपको उसके सवाल पूछने पड़ेंगे। जरा आप वो लगाने से पहले कोई आपकी कंट्राडिक्शंस तो नहीं पूछी थी उन्होंने, वो आपको थोड़ा सा क्लू दे देता है। टच करके चले जाएं तो बेहतर है, लेकिन जैसे सर कह रहे हैं कि ACS पे ही रहें तो बेहतर है, आप उसको स्टैमी डिक्लेयर ना करें डायरेक्ट। Galaxy C7 Pro, great talk. सलाम टू डॉक्टर नोमान एंड डॉक्टर असरी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर इजवान ये पूछ रहे हैं, इज फर्स्ट एपिसोड ऑफ एंजाइना ऑलवेज कंसिडर्ड अनस्टेबल? जब भी एंजाइना का पहला एपिसोड होगा तो क्या वो अनस्टेबल ही होगा? सवाल तो बड़ा माकूल है और इस पे बड़ी तीन किस्म की राय है लोगों की, क्योंकि डेफिनेशन एक ये भी है अनस्टेबल एंजाइना की, न्यू ऑनसेट। मैं आपको ये बताऊं कि न्यू ऑनसेट को अनस्टेबल एंजाइना क्यों कहा जाता है। न्यू ऑनसेट को अनस्टेबल एंजाइना इसलिए कहा जाता है कि देखिए वो उस वक्त प्लेग अनस्टेबल हुआ होता है तो वो उसको ऑनसेट हुआ होता है एंजाइना। बेसिकली जो इनिशियल ऑनसेट है उसके दौरान प्लेग की अनस्टेबिलिटी हुई होती है जो पेशेंट, तो वो न्यू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होंगे, वो बेसिकली अनस्टेबिलिटी में आया होता है। और ये असेस किया गया है कि जो न्यू ऑनसेट एंजाइना है इसकी फर्स्ट वीक में मोर्टेलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टेबल इस्केमिक हार्ट, इसलिए इसको न्यू ऑनसेट एंजाइना को अनस्टेबल एंजाइना। लेकिन उसके अंदर सिम्टम्स का सवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर 3-4 क्लास के सिम्टम्स हैं तो फिर तो आप उसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कैटेगरी में डालेंगे। अगर फंक्शन क्लास 1 या 2 है फिर आप उसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की कैटेगरी में ना डालें, बल्कि उसको न्यू ऑनसेट माइल्ड एंजाइना कहते हैं कि न्यू ऑनसेट एंजाइना। लेकिन 3-4 की कैटेगरी में होना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। आप अगर उसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम लेबल कर रहे हैं तो 1 और 2 वाले को आप एडमिशन नहीं करते, लो रिस्क में लेके जाते हैं एज पर ग्राउंड वर्ड हार्ट क्लासिफिकेशन। ठीक, सही। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सर, पेशेंट लेफ्ट मेन स्टेम डेस्क स्टेंट डेवलप ओवर bleeding after PCI 1 month later, should we stop एंटी प्लेटलेट्स? यानी कि लेफ्ट मेन स्टेम की उन्होंने PCI की है ड्रग लूटिंग स्टेंट के साथ और 1 महीने के बाद जो उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो अब एंटी प्लेटलेट्स का क्या करें जी? रोक दें एस्पिरिन क्लोपिडोग्रिल? ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ। ये बहुत अगर 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 एग्जामिनर ये सवाल आपसे पूछ रहा है तो आप समझ जाए इशारा किया उसका। और ये हमेशा हमेशा एक ग्रेट डिबेट है और बहुत सारे ट्रायल्स और करंट रिसर्च सिर्फ इसी पे हो रही है कि हम डैप की ड्यूरेशन को किसी तरीके से कम कर सकें। मेरे ख्याल में जो 2016 की गाइडलाइंस है उसी को रिलाय किया जाए उसके ऊपर अपडेट। तो देखिए उसमें एक सिंपल से प्रिंसिपल ये है कि जब एक्टिव ब्लीड हो जाए और जो कि सिग्निफिकेंट ब्लीड है तो आपको एंटी प्लेटलेट और एंटी कोगुलेंट होल्ड करने हैं। तो ये ध्यान दें। मैं सिनेरियो को चेंज करता हूँ। अगर पेशेंट को इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो जाए 1 मंथ के ऊपर, so what will you do? And he is having left main stem PCI and he got intracerebral bleed. तो again is a very tricky question. तो जब आपको इतना लाइफ थ्रेटनिंग, हमेशा इस तरह के सिनेरियो में आप रिलेटेड स्पेशलिटी को इंगेज करें कि न्यूरोलॉजिस्ट है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उसको इंगेज जरूर करें। और एंटीकोगुलेंट बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आपका रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस बहुत ज़्यादा है तो फिर आप एक सिंगल एंटीप्लेटलेट पे कोशिश करेंगे कि उसको ब्लड प्रोडक्ट्स और सिंगल एंटीप्लेटलेट और ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू से तो उसका ये फेज गुजारें विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। अगर ब्लीडिंग की अमाउंट या इतनी सिग्निफिकेंट है और इतनी थ्रेटनिंग है वो कि तो फिर यू हैव टू होल्ड ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। इसमें बेसिकली जो 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 आंसर करना है आपने, वो आपने कहना है कि मैंने रिस्क और बेनिफिट्स देखने हैं कि अगर तो ब्लीड या हेमरेज इतना सिग्निफिकेंट है कि वो उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल प्रीफ्यूज अब GI ब्लीड और पेशेंट हाइपोटेंशन में है तो यू हैव टू होल्ड ईच एंड एवरीथिंग। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि स्टेंट थ्रोम्बोसिस का चांस लेट्स से
15% या 10% है, लेकिन रिस्क ऑफ डाइंग ड्यू टू ब्लीड इज वेरी हाई, मे बी इट्स 30%. तो रिस्क बेनिफिट फेवर्स टू स्टॉप ईच एंड एवरीथिंग. और अगर उसको बिल्कुल ब्लीड माइल्ड है और एक सिंगल एपिसोड है तो यू कैन शिफ्ट टू वन एंटीप्लेटलेट और वो फेज गुजार के उसके बाद उसको ड्यूल एंटीप्लेटलेट विद द हेल्प ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट. तो दिस इज द क्वेश्चन, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका हमेशा आपने आंसर ऐसे स्टार्ट ऐसे लेना है कि आई विल असेस द बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस वर्सेस हेमरेज. ठीक है, if the hemorrhage is more significant then we have to stop it because that is more life threatening. Agar hemorrhage is not very significant or thrombotic risk is high because there is left main PCI, then we will continue the antiplatelet at least. So ऐसे ट्रेड ऑफ है बेसिकली, आंसर में भी ट्रेड ऑफ है कि आप रिस्क और बेनिफिट को असेस करेंगे. तो ये मुश्किल क्वेश्चन है, हर एक के लिए मुश्किल है, इवन द एक्सपर्ट्स के लिए मुश्किल है. ठीक है, तो इसका लेकिन आंसर बेटर यही है. तो हमने एक दफ़ा डिस्कशन किया था इंटरप्लेनर हेमरेज के केस में, तो मैं आपको शेयर कर दूं. तो वहाँ मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि इसका अगर आपने स्टॉप ना किया तो ये इसकी हाई मोर्टेलिटी है, इसका ब्लीड वर्स हो जाएगा. तो फिर हमने उसका प्लेन नहीं किया हुआ था एक्चुअली, तो हमने असेस किया इसका थ्रोम्बोटिक रिस्क काफ़ी कम है ब्लीडिंग रिस्क से. तो फिर हमने वी स्टॉप द ऑल द थिंग्स और हमने वो फेज गुजारा और हमने 7 डेज के बाद फिर उसको सिंगल एंटीप्लेट से स्टार्ट किया. ये मैं शेयर कर रहा हूँ केस जो हमारे आया था, लेकिन हमेशा ट्रेड ऑफ है रिस्क बेनिफिट रेशियो. ठीक, इट इज़ ऑलवेज सेफ कि आप ट्रेड ऑफ की बात करें, रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो की बात करके अपने आप को सेफ कर लें एग्जाम में. डॉक्टर सुमैया कह रही हैं जी इट्स अ ग्रेट सेशन इंडीड, नीड मोर सेशंस ऑन सीडी रिव्यू. सीडी रिव्यू के ऊपर सर इस पे काइंडली अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो प्लीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बेसिकली जो आपको ना बेसिकली सॉफ्टवेयर रन करना चाहिए और केसेस देखने से आते हैं डिजीज़ वाले. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, हम कर लेंगे. बहुत सारी सिटीज़ हमारे पास हैं, हमारे सेंटर में जो है वो सारी कैश जो है वो सेंट्रल डाटा में होती है, तो हमारे पास रिकॉर्ड है. लेकिन वो यही है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा यू शुड प्रैक्टिस इन योर हॉस्पिटल विद सम सीनियर कोलीग. तो आप उनसे 2-3 सेशन ले लें, देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड स्टार्ट पिकिंग अप. ठीक हो. बेहतर ये कि आप ओके. डॉक्टर अली ऐसे पूछ रहे हैं ड्यूरिंग लॉन्ग केस एग्जामिनेशन शुड वी डिसाइड ऑन आवर ओन टू स्किप द स्टेप्स ऑफ अदर सिस्टम्स और वी हैव टू डू ऑल एंड वेट फॉर द एग्जामिनर टू इंटरप्ट अस. आपने एग्जामिनेशन के जैसे मैंने बताया कि आपने कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन को स्ट्रेस देना है 5 to 6 मिनट. बाकी सारे एग्जामिनेशन आपने 1 मिनट में करने करें, ज़रूर स्किप ना करें खुद से अंटिल के एग्जामिनर आपको स्टॉप करते हैं. लेकिन आप उसमें यही लेसन है कि उसको 1 से 1 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करें एक सिस्टम. तो वो हम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमें कार्डियोलॉजी पर फोकस करना चाहिए. हम रादर कोई अनरेलेवेंट और डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं हमको फायदा नहीं. ओके. डॉक्टर बाबर बशीर बेग, डॉक्टर जमील QMC, ये सर आपके में खाली स्टूडेंट्स होंगे. फिर डॉक्टर इमरान अली, कैंडिडेट्स फ्रॉम रहीम यार खान, जनाब मोस्ट वेलकम. अच्छा, सवाल है सर शुड वी टेल द डोज ऑफ मेडिकेशंस. एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है. जब आपको वो कहेंगे कि हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट, तो आप आंसर स्टार्ट करेंगे कि आई विल मेडिकली स्टेबलाइज इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट इन द इमरजेंसी विद दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन. तो आप वो इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट की डोजेस एज पर गाइडलाइन डायरेक्टेड बताएं, तो बहुत अच्छी बात है कि आई विल गिव द लोडिंग डोज ऑफ क्लोपिडोग्रेल एंड आई विल गिव डिस्प्रिन. डोज की गाइडलाइन डायरेक्टेड है कि 162 to 75 मिलीग्राम अवेलेबल है. क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम है और 600 मिलीग्राम है अगर किससे एंटीसिपेट कर रहे हैं, और हेपरिन देंगे 60 यूनिट्स पर केजी. और पेन अगर हो रहा है तो सबलिंगुअल एंटीसिड अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर. और अगर पेन सवेयर है और एजिटेटेड है पेशेंट और हार्ट फेलियर के सिम्टम्स है तो मॉर्फिन और ये सारा कुछ देंगे. और उसके बाद उसको अगर पेन ऑन गोइंग है तो फिर नाइट्रोग्लिसरीन फ्री अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर. ये सारी चीज़ें बता दें तो बहुत अच्छा है. गाइडलाइन डायरेक्ट थोड़ा सा टाइम भी बाय हो जाएगा ना, एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने गाइडलाइन. बेसिकली एग्जामिनर देखना चाह रहे हैं आपने कितना पढ़ा हुआ है. पॉजिटिव आंसर करेंगे, थोड़ा थोड़ा खुद ही बताएंगे, तो उस पर आपके पॉजिटिव पॉइंट स्कोर्स क्लिक होते जाएंगे, तो थोड़ा टाइम आगे चलेगा. ठीक हो गया सर. डॉक्टर जरियाब पूछ रहे हैं बट इफ एग्जामिनर आस्क्स कैन यू गो फॉर कैथ 24 आवर्स आफ्टर थ्रोम्बोलिसिस. देखिए ये सवाल तो बिल्कुल गाइडलाइन के मुताबिक है. गाइडलाइन में आप बिल्कुल क्लियर है कि आपने 24 घंटे के जो अंदर है फर्स्ट 3 आवर्स को निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 आवर्स
फिब्रिलिटी के बाद ब्लीडिंग रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट 3 आवर्स को निकाल के 24 घंटे के अंदर आपने क्या थेरेपी कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद ड्यूरिंग एडमिशन 2B है कि आप कैद कर सकते हैं, एसिम्टोमेटिक अनकॉम्प्लिकेटेड पेशेंट में, यानी कि ओके क्लास 2 रिकमेंडेशन है कि आप कैद कर सकते हैं। ठीक है, उस कैद के बाद आपने ये देखना है कि टोटल ऑक्लूजन है या स्टीनोसिस है। अगर तो स्टीनोसिस है तो आप पीसीआई कर सकते हैं, लेकिन टोटल 24 आवर के बाद जब आपने कैद की और टोटल ऑक्लूजन है फिर आपने पीसीआई नहीं करनी, अनकॉम्प्लिकेटेड एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में। अगर लेस देन टोटल ऑक्लूजन है, स्टीनोसिस है, तो यू कैन डू पीसीआई इवन, ये भी 2B रिकमेंडेशन में आता है। तो ये है इसका आंसर ऐसा है कि बिल्कुल ठीक पहले है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैन यू प्लीज गिव अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट कैन कम इन द लॉन्ग केस? सर कौन कौन से केसेस लॉन्ग केस आते हैं, जरा मोटे मोटे बता दें जल्दी से। वो देखें, अदर देन स्कीमिया आपके पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस आ सकता है। हार्ट फेलियर की अच्छी प्रिपरेशन करें, पेल्विक हार्ट डिजीज़ को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कंस्ट्रक्शन को भी पढ़ लें, और जब कंस्ट्रक्शन पढ़ें तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस वगैरह की थेरेपी पढ़ लें, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन को एक दफ़ा पढ़ लें, क्योंकि वाइवा अगर कोई वेलुलर या हार्ट फेलियर का है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये और तीन लाहौर स्टेजेस के है। अंदर मैंने सुना है लाहौर में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं वो, पेसमेकर का केस रखना शुरू कर दिया है, सिनकपी का केस। जी, वो सिंकपी से स्टार्ट लेंगे और फिर वो पेस मेकर की हाँ ट्रबल शूटिंग में और वो उसमें चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल। डिफिकल्ट केस है, इस पे हम एक केस करेंगे 80 मिल के। तो हाँ हमारी तो कोशिश है व्हाई कि नॉट सर। हाँ, इसकी अप्रोच डेवलप कर दें कि सिंकपी जी से जी। आपने वाइवा स्टार्ट करना है, फिर पेस मेकर और उसकी ट्रबल शूटिंग पे चलते हैं। तो हाँ वो इस ठीक, तरीके से वाइवा चलेगा, फिर उसमें हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। और मेरा जो लॉन्ग केस आया था बाय द वे वो रूमेटिक हार्ट डिजीज आया था, और रूमेटिक हार्ट डिजीज की जो उसकी एक्टिव कंप्लेंट थी, सॉरी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी, टू बी ऑनेस्ट, ये रिकॉर्ड भी अब तक नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, टू बी ऑनेस्ट मैंने उसकी एक दफ़ा भी हिस्ट्री लेकर मैं नहीं गया हुआ था नुमान भाई। वो प्रेजेंटेशन थी उसकी पेल्पिटेशन की, क्योंकि उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज थी, उसको माइट्रल रिगर्जिटेशन था और एफिब थी। तो जब उसको एफिब विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट होता था तो ये उसकी कंप्लेंट बनती थी और वो हॉस्पिटल जाता था। अब वो लेकिन पेल्पिटेशन की आप हिस्ट्री कैसे ली वो बस अलग कहानी है, वो ना पूछिएगा। तो लेकिन आप कूल एंड काम रहे होंगे ना। सर मैं कूल एंड काम था, और कॉन्फिडेंस की गेम थी, और मेरा टोक्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग था, आपको पता है मेरा टोक्स स्ट्रॉन्ग था। तो जैसे ही वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से बाहर निकला और ईसीजी पे आया और चेस्ट एक्सरे पे आया और उन चीज़ों पे आया एको पे, वो मुझे आती थी सारी की सारी, क्योंकि वो टोक्स का हिस्सा है, ईसीजी भी टोक्स का हिस्सा है। एमएस एग्जैक्टली में ऐसा केस आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। आपने हार्ट फेलियर और एफिब की तरफ वाइवा ले जाना है कि माय एग्जैक्टली पेशेंट हैज हार्ट एग्जैक्टली फेलियर ड्यू टू एमआर और साथ एट्रियल फिब्रिलेशन। तो केस को बिल्कुल सिंपलीफाई कर दें, डायग्नोसिस की जो बिल्कुल ऑब्वियस है, बजाय कि और परेशान हो जाए उसको और सिंपल कर दें। तो वो सिंप्लीफाई आप उससे कर बिल्कुल एस्केप एस्केप हो जाएगी, क्योंकि वाइवा तो फिर किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक हो गया। ओके, really helpful webinar, will be keenly waiting for the upcoming webinars, I think due to time constraint। अच्छा वो कह रही है टाइम की कमी की वजह से क्या ये पॉसिबल है कि आप सवालों के जवाब फेसबुक पे दे दें? अच्छा बात ये कि बड़ा मुश्किल होता है बार बार हर किसी को इंगेज करना, खासतौर पे डॉक्टर नोमान को। तो जो अभी हो गया सो हो गया, बार बार फिर चीज़ों को लिखना टैली करके बनाना बड़ा मुश्किल काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो मैं इसीलिए अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब, और डॉक्टर ओमान को भी मैंने बिठाया हुआ है इसीलिए ताकि सारे सवालों के जवाब यहीं पे पूरे करके हम उठें। अच्छा जी, मोहम्मद उबैरुल हक कह रहे हैं जी एक्सीलेंट सेशन है, प्लीज़ शेयर रिकॉर्डिंग। ओके जनाब, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू डॉक्टर हसीब, माशाल्लाह ग्रेट स्टार्स, थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। ओके वेरी गुड क्वेश्चन। वो सवाल ये पूछ रहे हैं जी, एनोनिमस साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी शैल वी लेबल दैट डिस्निया इज एंजाइना इक्विवेलेंट एंड नॉट फेलियर? अब डिस्निया तो फेलियर, हार्ट फेलियर का भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। सवाल तो अच्छा है, अगर पेशेंट डायबिटिक है और वो आ गया डिस्निया के साथ, अब उसको मैं एंजाइना इक्विवेलेंट बनाऊं, मुझे तो नहीं पता, केस देखा हुआ नहीं है मेरा, तो मुझे क्या बताइए, मैं इसको हार्ट फेलियर की तरफ लेके जाऊं, मैं इसको इस्कीमिया की तरफ लेके जाऊं? देखिए, जब आपने ईसीजी नहीं देखा हुआ और उसका एको नहीं देखा हुआ और कोई और प्रीवियस टेस्ट नहीं देखा, तो बेहतर ये है कि आप उसको हार्ट फेलियर की तरफ ले जाएं विद द पॉसिबिलिटी। और देखिए, हार्ट फेलियर की नंबर 1 कॉज इस्कीमिया होती है, यानी कि किसी भी जी पेशेंट में जिसमें रिस्क फैक्टर्स हों और वो एक सर्टन एज ग्रुप से ऊपर चला जाए, तो हार्ट फेलियर की पहली कॉज इस्कीमिया हो सकती है। तो आप उसमें पेशेंट की डायग्नोसिस हार्ट फेलियर रखेंगे विद द कैविएट कि इसको पॉसिबिलिटी ड्यू टू
अगर उसको हाइपरटेंशन वगैरह नहीं है पॉसिबली ड्यू टू इस्कीमिक हार्ट अंडरलाइंग इस्कीमिक हार्ट, तो ठीक हो गया सर। ऑटोमेटिकली इंजीनियर हो जाएगा। सही। एक्यूट एम आई का ड्यूरेशन सर क्या है? 7 डेज। एक्यूट एम आई 7 डेज। ओके ठीक हो गया। एक्यूट एम आई 7 डेज है, 7 डेज से लेके 28 डेज तक जो है वो रिसेंट एम आई है, और 28 डेज के बाद एस्टेब्लिश्ड इन्फाक्ट है या हील्ड एम आई है या एस्टेब्लिश्ड है या ओल्ड है। तो 7 से 28 डेज तक रिसेंट है, विद इन 7 डेज एक्यूट है, और पोस्ट एम आई एंजाइना हम 14 डेज तक कहते हैं एज पर क्लासिफिकेशन इन द बुक। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सवाल है। थैंक यू जी, आपको पसंद आया, शुक्रिया शुक्रिया। आई एम लुकिंग फॉर द क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस। डॉक्टर मतीन पूछ रहे हैं, वन डेफिनेशन ऑफ USAP। आई डोंट नो USAP से क्या बन रहा है। USAP is increased frequency of angina or increased use of angicid. Can you please tell me when in such situation we will say that it's USAP? Like at what frequency it will fall under US? I think then USAP ये unstable angina को कहना चाह रहे हैं। I don't know मुझे। जी जी, पॉसिबली यही लग रहा है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम अनस्टेबल एंजाइना कहना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल इंक्रीज यूज ऑफ एंजिसाइड्स और वर्सनिंग पैटर्न, जो भी चीज़ पेशेंट एक स्टेबल कोर्स में चल रहा है, जो भी वर्सनिंग होगी सिम्टम्स में, वो अनस्टेबल एंजाइना में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हफ्ते में महीने में एक एपिसोड होता था, लेकिन 3-4 हो रहे हैं। हफ्ते में एक एंजिसाइड यूज़ करते थे या ज़्यादा एक्सर्शन पे करते थे, ज़्यादा यूज़ करें, तो पैटर्न में जो भी अनस्टेबिलिटी आएगी वो अनस्टेबल एंजाइना में आ जाएगी। ओके ठीक है। एनोनिमस सवाल पूछ रहे हैं जी, ड्यूरिंग एसके इन्फ्यूजन पेशेंट को डेवलप हो गया ब्रेन हैमरेज, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है? तो आपने फौरी तौर पे सेप्टोकाइनेज रोकना है और एंटीप्लेटेड एंटीकोगुलेशन उसकी रोक देनी है, और इमीडिएटली सीटी स्कैन गेट ऑब्टेन करना है, और न्यूरो सर्जिकल कंसल्टेशन लेनी है कि आप उस हीमाटोमा को ड्रेन कर सकें। अगर वो पॉसिबल है और लार्ज है, वो न्यूरो सर्जन बताएंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं है आपके पास और सीटी स्कैन करा लिया और हेमरेज है, और जो न्यूरो सर्जन ने डिक्लाइन कर दिया है कि हम इसको नहीं करते इंटरवेंशन, तो फिर आप उसको वेट करें एटलीस्ट 7 to 10 डेज बिफोर स्टार्टिंग एंटी प्लेटलेट, क्योंकि अगर वो लार्ज हेमरेज है, उसने कॉन्शियस लेवल इफेक्ट कर दिया है, तो अब आपके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, रादर अगेन वही रिस्क एंड बेनिफिट है जो डेमा की इंपॉर्टेंस। ओके हाँ, सर। एक ऑप्शन है कि अगर आपके पास कैथ लैब अवेलेबल है तो you can like quickly shift to the cath lab and open the artery at least without implanting the stent. सही। डॉक्टर सालिक नज़ीर पूछ रहे हैं जी, एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन वी चेक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, but as per definition it is drop of systolic more than 20 millimeter of mercury. It should be within 3 minutes and we cannot wait for 3 minutes in examination. So what to do in that scenario? ये बड़ा कैसी ये वो देखिए टिप पहले वाली, तो हाँ जी टिप वाली बात बता दें आप। ऑर्थोस्टेसिस की डेफिनेशन को समझ लेना पहले। वो ये है कि 20/10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ड्रॉप हो इन द ब्लड प्रेशर विद इन 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग, उन्होंने निकाला जो वर्ड है विद इन 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग। तो जो सुपाइन स्टेबलाइजेशन है वो कहते हैं 10 से 20 मिनट की करें बिफोर असेसिंग द पोस्चर हाइपोटेंशन। तो 10 मिनट में आपने हिस्ट्री ले ली और पेशेंट सुपाइन रहा, तो वो रिकमेंड करते हैं कि पोस्चर ड्रॉप चेक करने से पहले 10 मिनट सुपाइन पेशेंट को लिटाएं। वो आपने हिस्ट्री को दौरान असेस कर लिया। अब एनी ड्रॉप ऑफ 20/10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विद इन 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग, बल्कि किसी जगह पे 2 मिनट्स भी मैंने पढ़ा हुआ शायद, तो खैर ओके 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग इज ऑर्थोस्टेसिस और पोस्चर हाइपोटेंशन। तो जब आपने खड़ा किया तो एक दफ़ा ब्लड प्रेशर ले लें, फिर कुछ सेकंड गुजार के, जैसे कि 30 सेकंड के बाद एक दफ़ा दोबारा ले लें। अगर आपके पास टाइम बच गया है तो ये करें, और ख़ास तौर पे सिनकपी के केस में ज़रूर करें। वो आपने याद रखना है, वो जब हम डिस्कस करेंगे आपको बताएंगे। लेकिन अगर बिल्कुल इस्कीमिया का सिम्टम्स है और एक्यूट केस है तो बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर एंड पे जैसे आपके पास टाइम है तो करें, क्योंकि इट विल टेक 3 or 4 मिनट्स टू असेस ऑल दिस थिंग्स। तो वो ये जहन में रखिएगा। तो पर्टिनेंट थोड़ा एग्जामिनेशन करें, जैसे बेस्ट है तो फिर BMI ले लें, हाइट वेट। अगर डिजीनेस या डायबिटिक है और कोमोर्बिडिटीज, पोस्चर टेंशन आपने लाजमी देखनी है, सिम्टम्स सजेस्टिव है डिजीनेस के,
तो फिर एंटर है, लेकिन वर्ड वही है कि विद इन 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग है, नॉट कि 3 मिनट्स लिटाने के बाद आप ले नहीं सकते। वो तो रिकमेंड करते हैं कि 10 मिनट आपने पेशेंट को लिटाना है, उसके बाद खड़ा करना है, फिर उस 3 मिनट के दौरान कम से कम 2 से 3 दफ़ा बीपी लेना है। 3 मिनट बाद वो रिलायबल नहीं रहता, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी टेकअप कर लेता है और वो फिर वो ऑर्थो कर लेता है, वो इतना रिलायबल नहीं रहता। ओके, सो डॉक्टर मोहम्मद ज़ुहैब ये पूछ रहे हैं, इसको टू सम अप मैं इसको कर दूं डॉक्टर सालिक नज़ीर, कि जब आप पेशेंट को खड़ा करते हैं तो आपको ये होता है कि मैंने ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन चेक करनी है, तो आप उसके दरमियान और मज़ीद काम कर लें टाइम को बाय करने के लिए। जैसे आप उसकी वेट कर देख लें, आप उसका हाइट मेजर कर लें, आप उसकी फंडोस्कोपी कर लें। जितनी देर में आप ये काम करेंगे उतनी देर में 3 मिनट गुजरने वाले होंगे और फिर आप उसका बीपी चेक कर सकते हैं। शुड वी परफॉर्म क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशंस टू? डॉक्टर मोहम्मद ज़ुहैब पूछ रहे हैं जी, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन सारी करनी है? आप देखिए 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, अगर आप 1 बाय 1 एक एक को गिनना शुरू करें तो आप बहुत सारी नहीं करेंगे। जैसे कि ऑल्फैक्शन के लिए नहीं करेंगे, 12 नहीं करेंगे टेस्ट के लिए। तो जो आपने मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आप आई मूवमेंट करा लेंगे ना, तो आप तीन क्रेनियल नर्व चेक कर लेते हैं सिंपल आई मूवमेंट से, और सिर्फ टीथ शो करने से और रिंकलिंग देखने से, फोरहेड से आप 7 देख लेते हैं। इसी तरह आप स्वॉलोइंग असेस करके जो है ब्रेन स्टेम की देख लेते हैं, तो बस ये काफ़ी है। ये इट ऑल टेक्स लाइक 15 सेकेंड्स। तो आई मूवमेंट्स, फेशियल के लिए 2, टीथ और रिंकलिंग और स्वॉलोइंग, बस खत्म। इट ठीक, मीन्स कि सही, ऑल द सेगमेंटल जो नर्व्स हैं वो इंटैक्ट हैं। ठीक, सही सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये जी, इट टेक्स मोहम्मद, लाइक 10-15 सेकेंड्स। ठीक। गौर यास कह रहे हैं जी, थैंक यू सर, रियली अप्रिशिएटेड, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर वेबिनार। मोहम्मद साज इब्रान कह रहे हैं थैंक यू, ग्रेट सेशन माशाल्लाह। अनोनिमस कह रहे हैं प्लीज़ अरेंज वन प्रैक्टिकल हिस्ट्री टेकिंग सेशन ऑन ट्रू पेशेंट। ये सर आप और मैं बात कर भी रहे थे इस टॉपिक पे, आई डोंट नो ये पॉसिबल है कि नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ। सो लेट्स थिंक ओवर इट, हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आई विश कि क्योंकि ये हो सके, क्योंकि असल तैयारी वही है। हाँ क्योंकि यू नो इट कि जो जो मज़ा बेड साइड के ऊपर है वो इस तरह पे वो मज़ा नहीं आता। डोज ऑफ हेपरिन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग प्राइमरी पीसीआई, यानी कि आप प्राइमरी पीसीआई कर रहे हैं और प्रोसीजर लंबा हो गया है, तो हेपरिन की डोज को कैसे आप मेजर करें, उसको कैसे दें, कोई है तरीका इसका? डॉक्टर असद बहुत ही पूछ अच्छा रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और जिसको बहुत हमारे अक्सर सेंटर्स में, इवन हमारे बड़े सेंटर्स में इस प्रोटोकॉल को सेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे कि हीमाटोमा, रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीड और स्यूडो एनोरिज्म वगैरह वगैरह। तो बहुत सिंप्लीफाइड अप्रोच है। जब आपने प्राइमरी पीसीआई के लिए स्टार्ट ले लिया है इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तो आपने लोडिंग डोज ऑफ हेपरिन वही दे देनी है इमरजेंसी में, जो कि 60 यूनिट्स पर केजी है, दो नॉट एक्सीडिंग द 4000। लेकिन कुछ सेंटर्स में मैंने प्राइमरी पीसीआई टीम में काम किया हुआ है बाहर एक दो जगह, तो वहाँ पे हम 5000 लोडिंग डोज इमरजेंसी में दे देते थे। तो इसके बाद जब पेशेंट कैथ में शिफ्ट हो जाता है, तो आपने बाय वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेशेंट के 70 केजी है, तो उसकी जो हेपरिन की डोज बन जाती है वो बन जाती है 70 to 100 यूनिट्स पर केजी ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 इनहिबिटर। और अगर ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 इनहिबिटर दिया है तो 50 to 70 यूनिट्स पर केजी डोज बनती है। तो आप टोटल डोज कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल 70 केजी का पर्सन है, तो आप 70 यूनिट्स पर केजी देना चाह रहे हैं, तो टोटल डोज 5000 बनती है। तो 5000 तो आपने इमरजेंसी में दे दी है, ठीक है। तो आपने काम ये करना है कि जब आपने कैथ लैब में जाके शीट पास कर देनी है, तो शीट पास करने के बाद आपने गाइडर एंगेज कर देना है। गाइडर एंगेज करके आपने, यानी कि आपकी जो कल्प्रिट आर्टरी है उसमें जब आपने गाइडर एंगेज कर लिया है, विच टेक्स लाइक 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स के बाद आपने उसका एसीटी का सैंपल ले लिया। आपने एसीटी का सैंपल एंड पे ले नहीं लेना, जो हमारे अक्सर सेंटर्स में प्रैक्टिस होती है, और जो हमने ये भावलपुर में अपने कार्डियक सेंटर में बिल्कुल चेंज कर दिया प्रैक्टिस। वी टेक द एसीटी सैंपल बिफोर वायरिंग द लियन। तो हमने एसीटी का सैंपल ले लेना है उसी मैनीफोल्ड से। अक्सर लोगों को ये होता है कि एसीटी का सैंपल ले कहाँ से, हम एक सेपरेट लाइन से लें या अलग से वेनी पंक्चर करें, नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपने वही वेनी, जो वही आपका मैनीफोल्ड है, उसी से ब्लीड बैग सीरीज से करा के उसी से आपने 2 सीजी सैंपल ले लेना है, और आप एसीटी चेक कर लें। जो बुक में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो हेपरिन देने के 2 मिनट्स के बाद एसीटी प्रोलॉन्ग हो जाता है, 2 मिनट्स के बाद। तो जितनी देर में पेशेंट कैथ से कैथ लैब में शिफ्ट होगा, तो रफली 15 मिनट गुजर चुके होते हैं।
तो अच्छा टाइम है, उस दौरान आप ACT ले लें, और अगर ACT आपका टारगेट रेंज में आ रहा है तो बहुत अच्छा, फिर आप केस प्रोसीड करें। और अगर ACT टारगेट रेंज में नहीं आ रहा तो फिर आप उसको एक और रिपीट करेंगे बोलस यूनिट, जो कि 1 to 2000 यूनिट्स हैं, वो आपको रिपीट करेंगे और अगेन ACT चेक कर लेंगे। अगर ACT टारगेट रेंज में आ रहा है तो प्रैक्टिस यही है कि एवरी 10 मिनट्स के बाद आप 1 to 2000 यूनिट एवरेज देंगे, और एवरी 30 मिनट्स पे ACT चेक करते जाएंगे। जो रिकमेंडेशन है कि एवरी 30 मिनट्स और एज नीडेड। तो इस तरीके से चलना चाहिए, ACT गाइडेड होना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूँगा कि ACT आप स्टार्ट में ले लें गाइडर इंगेज करके। आप प्रोसीजर एंड करके ACT लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है उस टाइम। तो सारा हार्डवेयर इज आउट ऑफ द कॉर्नर, इज देयर इज नो यूज। वो जस्ट आप अपनी तसल्ली के लिए ले रहे हैं कि ACT पास्ट में सही था या नहीं था। आपको ACT इन द टारगेट रेंज पेरी प्रोसीजर चाहिए, प्रोसीजर के दौरान चाहिए, नॉट आफ्टर द प्रोसीजर। तो हार्डवेयर इन करने से पहले कोरोनरीज में आपको ACT चाहिए। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ACT शुरू में ले लें, यानी कि 2 मिनट्स आफ्टर द हेपरिन डोज आप ले सकते हैं एनी टाइम। और हम ये कर रहे हैं, और हम बाय वेट दे रहे हैं हेपरिन को, और हमारे अक्सर प्रोसीजर 5000 हेपरिन पे हो जाते हैं। रादर के हम 15,000 यूनिट दें, जैसा कि हम बिफोर कमिंग टू दिस प्रैक्टिस हम 15,000 यूनिट दे के एक सिंपल PCI करते थे, 10,000 यूनिट देके। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सिंपल प्लास्टिक सिर्फ 55,000 यूनिट पे कर लेते हैं, और सिर्फ लॉन्ग प्रोसीजर तो आप 7-8,000 यूनिट पे कंप्लीट कर लेते हैं। और ACT हमारे सारे टारगेट रेंज पे आ रहे हैं, और 2 मिनट बाद हमें 90% वोट इन द टारगेट रेंज मिलता है, जो आप सबको पता है कि वो इतनी है ठीक, टारगेट रेंज इसकी सेकंड। सही सही, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गर्ड के पेशेंट नाइट्रेट से, एक्लेजिया कार्डिया के पेशेंट नाइट्रेट लेते हैं, उनका पेन रिलीव हो जाता है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें? नाइट्रेट से तो अनस्टेबल जाने का पेन भी रिलीव हो जाता है। जब मेरे ख्याल आपने में जो, स्कीमिक कार्ड जी जी, जब आप प्लीज प्लीज। इमरजेंसी में पेशेंट आ गया और आपने स्कीमिक हार्ट डिजीज की डायग्नोसिस बनाई है, तो उससे कंफ्यूज ना करें कि उसको गार्ड हो सकता है या कॉलेसिस्टाइटिस हो सकता है। तो वो पेशेंट आपके लॉन्ग केस में नहीं आएगा अगर उसे गार्ड या एक्लेजिया होगा, तो मेरा ख्याल है ACS ठीक सर। डॉक्टर शोएब कह रहे हैं जी वंडरफुल सेशन, गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर आमिर राशिद कह रहे हैं इट वाज रियली हेल्पफुल सेशन, प्लीज डू अरेंज अ सेशन ऑन स्टेबल इस्कीमिक हार्ट डिजीज एंड वायबिलिटी। ओके, उनका जी इन दोनों को मिला के कुछ कर लें। अच्छा, ये भी बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। शुड, डॉक्टर वकास पूछ रहे हैं, शुड वी प्रिस्क्राइब पोस्ट एसके हेपरिन और क्लेक्सेन, as some people argue that it is class 1 recommendation after fibrin specific thrombolytics, not after SK। बिल्कुल सही है। और ये जो जो लोग कहते हैं कि जी स्ट्रेप्टोकाइनेज के बाद हेपरिन नहीं लिखना चाहिए until another indication of anticoagulation हो, फॉर ओके, एग्जांपल ब्रेक थ्रू एंजाइना, एट्रियल फिब्रिलेशन, प्रोस्थेटिक वेल्व, सस्पिशन ऑफ pulmonary embolism, DVT, या क्लॉट इन द LA in any chamber, या वेरी लार्ज इंफार्क्ट, ठीक है, आप दे सकते हैं। लेकिन जो सिंपल एसके अनकॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कोई सेपरेट इंडिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेशन की नहीं है, तो एसके की कोई इंडिकेशन नहीं है गाइडलाइन में। ये खैर उसके जो सप्लीमेंट्री नीचे डिटेल्स होती है उसमें ये दिया हुआ है। जो फिब्रिन स्पेसिफिक एजेंट्स हैं जैसे कि टेनिट्रिप्लेज या DPA, यूरेटिप्लेज, उनके साथ वो कहते हैं मस्ट यहाँ पे एंटीकोगुलेशन फॉर 48 आवर्स एटलीस्ट हेपरिन। तो ये बिल्कुल सही है, मैं इससे एग्री करूँगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है सर। मोहम्मद साद इब्रान कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, इन प्राइमरी PCI व्हाई डू वी स्टार्ट टेकिंग शॉट्स फ्रॉम नॉन कल्प्रिट साइट? नॉन कल्प्रिट आर्टरी का पहले आप सीने रिकॉर्ड क्यों करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी कल्प्रिट की तरफ आएंगे और वहाँ पे सारा काम देखिए ये प्रैक्टिस जो है ना टाइम सेव करने के लिए और ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइज करने के लिए होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप अगर पेशेंट को एंटीरियर वॉल MI है, आप उसकी RCA पहले करते हैं। हम फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं, आप RCA नहीं करते, आप LED करेंगे, LED का डायग्नोस्टिक बाहर निकालेंगे, RCA का डायग्नोस्टिक दोबारा लेके जाएंगे, फिर LED का गाइडर लेके जाएंगे, तो मे बी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपकी एनाटॉमी इसमें भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप नॉन कल्प्रिट पहले कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या सिचुएशन है, टोटल है, सर्जिकल डिजीज है, क्या है, और फिर आप कल्प्रिट में आ जाएंगे और कल्प्रिट में सीधा गाइडर लेके जाएंगे, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। और साथ ही आप उसकी एनाटॉमी पहले से पता होगी, तो ओवरऑल एनाटॉमी के हिसाब से स्ट्रेटजी आपकी डिफाइन हो जाएगी। तो बेसिकली टाइम सेव करने के लिए और ओवरऑल एनाटॉमी आपको क्लियर हो जाती है।
हाँ, कुछ केसेस में ये फार्मूला नहीं सही रहता कि आपने नॉन कल्पिट डायरेक्ट करनी है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक पेशेंट इंफीरियर वॉल एमआई के साथ आया है, अब आपको पता नहीं है कि सरकमफ्लेक्स इन्वॉल्व है या आरसी है, तो आप पहले डायग्नोस्टिक करेंगे दोनों सिस्टम की, बेहतर है, ताकि पता चल जाए कि सर्क है या आरसी है। आपको ईसीजी पे कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ईसीजी बता देती हैं आरसी है सर्क है, लेकिन आपको नहीं पता चला। और हमने ऐसे पेशेंट किए हैं प्राइमरी से कि हमें नहीं पता चला, या दोनों में डिजीज थी सर्क और आरसी में, तो हमें दोनों करने पड़ गए, हमें डिसाइड नहीं हो रहा था कि कल्प्रिट कौन सा है, वी डिड बोथ। तो उसमें ये होता है कि फिर आप डायग्नोस्टिक ले लें, उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, मेरा ख्याल है 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे, ये ठीक देखें आप, इतना टाइम ठीक, लगेगा। सही सही। अच्छा, डॉक्टर सदफ फारूकी पूछ रही हैं, इफ द पेशेंट डज नॉट नो अबाउट एग्जैक्ट मेडिकेशन ही इज टेकिंग, then should we tell the examiner that he does not know, or should we handle it in a different manner? क्या करें जी अगर पेशेंट को नहीं पता कि जी मैं कौन सी दवाइयाँ खाता हूँ? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप बता दें कि पेशेंट इज सम मेडिकेशन नॉट नोन टू हिम। पेशेंट को नहीं पता मेडिकेशन, बस हाँ, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बता दें। नॉट नोन टू हिम, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। कैलिप्सो पूछ रहे हैं जी, प्लीज एलेबोरेट रिगार्डिंग मेकिंग डायग्नोसिस ऑफ stable ischemic heart disease and unstable angina on history, as many seniors say examiners are not satisfied with our diagnosis of unstable angina. ये सर मेरे ख्याल है इसको फिर स्टेबल इस्कीमिक हार्ट डिजीज वाले दिन ही कवर अप कर लेंगे। बेसिकली इस आपने क्वेश्चन, देखें एक्यूट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम डायग्नोसिस बनानी है, अनस्टेबल एंजाइना भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको उसके कार्डियक बायोमार्कर्स और एसटी सेगमेंट के बारे में, टीवीएफ के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम पे ही रहेंगे। अगर वो आपको दिखा देते हैं कि बायोमार्कर्स नॉर्मल हैं और ईसीजी भी नॉर्मल है, फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जी ये अनस्टेबल एंजाइना है, तो उस पेशेंट में फिर आप उसको अनस्टेबल एंजाइना की स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से चलेंगे। ओके। डॉक्टर सालिकुर रहमान पूछ रहे हैं, कैन वी सी प्रीवियस रिपोर्ट्स ड्यूरिंग हिस्ट्री और ओनली आफ्टर द एग्जाम? क्या हम हिस्ट्री के दौरान भी देख सकते हैं या बस एग्जाम जब उसके बाद देखेंगे? जनरली ये खैर हमने पॉइंट कवर भी किया है, उसमें हमने ये बताया था कि आप रेलेवेंट रिकॉर्ड जरूर मांगे पेशेंट से और एग्जामिनर से। जनरली एग्जामिनर ये कहते हैं कि गो अहेड, वी विल शो यू इन द एंड, लेकिन आप पेशेंट से जरूर कहें कि मैं आपका रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट, और एग्जामिनर की तरफ कॉपी अगर पेशेंट कहे कि मेरे पास नहीं है इनके पास है, तो आप कहें सर आई वांट टू सी द रिकॉर्ड, तो अगर वो कह रही हो कि गो अहेड देन गो अहेड, ठीक हो और गया। अगर वो आपको दे दे तो बहुत अच्छी बात है, उसकी कोई किसी फाइंडिंग नोट कर ले। डॉक्टर सालिकुर रहमान दोबारा पूछते हैं कि शुड ब्लड प्रेशर बी चेक्ड लाइक रूटीन और वी डू इट विद प्रॉपर पोजीशनिंग लाइक सिटिंग अप, legs down, not crossed? Should pulse be palpated for whole 1 minute? बीपी का तरीका और पल्स का तरीका पूछ रहे हैं। देखिए अगर पेशेंट का रिदम वगैरह हार्ट रेट ठीक है तो 30 सेकंड्स पल्स कर लें, अपना टाइम सेव करें। और अगर रेगुलर आ रहा है तो 30 सेकंड। हाँ 30 सेकंड करें और उसको कर ले मल्टीप्लाई टू से। दूसरा ये है कि जो ब्लड प्रेशर है वो सुपाइन में चेक कर लें। बस एक ख्याल रखें कि आप जो है उससे पेशेंट से बातचीत ना करें उस दौरान जब प्रेशर चेक करें। तो बस जो ये बाकी पिटफॉल्स हैं कि लेग क्रॉसिंग वगैरह वो अवॉइड हो जाएंगे सुपाइन में पेशेंट कंफर्टेबली लेटा हुआ। ठीक। डॉक्टर हसन सुहेल पूछ रहे हैं, इवन इफ द पेशेंट इज डायबिटिक should the CNS examination be limited? Fundoscopy, sensory system, motor system? आई वुड सजेस्ट कि आपने अगर हिस्ट्री में असेस की पेशेंट की कन्वर्सेशन और बॉडी लैंग्वेज असेस कर लिया है, उसको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है तो डिटेल ना करें, उसे उसी तरह 1 मिनट में करें और उस 1 मिनट में यही रखेंगे 15 सेकंड क्रेनियल नर्व, 15 सेकंड पावर मोटी मोटी हैंड ग्रिप एंड ये बाइसेप्स एंड लोअर लिम्ब में मेजर हील पे पावर चेक करें, और फिर 15 से 10 सेकंड में 1-2 मेजर सेंसेशन, बस खत्म कर दें। ओके, आई वुड सजेस्ट कि ना करें डिटेल में ना करें। सालिकुर रहमान पूछ रहे हैं, डू वी डॉक्यूमेंट द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑन ऑफिशियल सीपीएसपी शीट? हाँ, वो जो आपके पास 10 मिनट्स होंगे उसमें पेशेंट समराइज जरूर कर लें एटलीस्ट, यानी कि आप एक समरी बना लें, जैसे मैंने आपको शुरू में एक स्लाइड दिखाई थी कि इस्केमिक सर्वियर चेस्ट पेन 20 मिनट्स ड्यूरेशन, ठीक है, क्विक सा लिख लें, और हाई रिस्क बिकॉज ऑफ दिस, और स्ट्रेटिफिकेशन कर लें, और रिस्क फैक्टर्स डायबिटीज़ इतनी जितनी ड्यूरेशन से, और कोमोर्बिडिटी डिजीज, एक समरी बना लें, की पॉइंट्स लिखते हैं जल्दी से।
दूसरी सूरत में हो ठीक। पाएगा कि अगर आप 20 to 25 मिनट्स का अपना लॉन्ग केस कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे 30 मिनट्स तक तो प्रॉब्लम होगा। फिर मैं कहूँगा कि कोशिश करेंगे 20 मिनट्स या 25 मिनट्स से पहले खत्म करना, सही सही सही। समरी विल सेव। ठीक। कैलिप्सो पूछ रहे हैं कि जी हाउ मच डिटेल्स ऑफ ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड फॉर वाइवा। जो बेसिकली ट्रायल में ना, एक तो आपको ऑब्जेक्टिव या बैकग्राउंड पता होना चाहिए ट्रायल के ऊपर, और दूसरे के बाद दूसरे नंबर पे उसका स्टडी पॉपुलेशन क्या थी, और तीसरे पे कंक्लूजन क्या था। ये तीन चीज़ें एटलीस्ट, ये हर ट्रायल को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कोशिश करें कि जो इम्पोर्टेंट ट्रायल्स हैं उनकी लिस्ट बना लें, और वो उसको करने की कोशिश करें भाई। हर चीज़ ट्रायल की ना करें, वो आपको ठीक। रिजल्ट हो जाती रहेंगी। मोटी मोटी चीज़ें बस ट्रायल्स की याद करें। ठीक। कंक्लूजन खास तौर पे कि उन्होंने बताया क्या था। ओके। अनोनिमस कह रहे हैं जी सी भाई डिसीजन मेकिंग ऑन द बेस्ट ऑफ सीडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ उस पर एक सेशन कीजिएगा। ओके जी। बहरीन से हैं हमारे पास, कश्मीर से हैं। ओके ठीक, थैंक यू सो मच। ठीक, हमने इसको भी आई थिंक कवर अप कर लिया है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये है कि लेटर ऑन वी विल आंसर बस देम ऑन द ये फेसबुक और मैं व्हाट्सएप। आई थिंक बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेने लगा हूँ, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, और इट विल बी, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। आई थिंक आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया है काफ़ी काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है, थैंक यू सो मच। काफ़ी दुआएं मिल रही हैं, दुआओं की तो वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ऑल ऑफ आवर वेल विशेस। I suggest to establish your YouTube channel and keep all videos on that channel. ठीक है जनाब, अच्छा आइडिया है, बुरा आइडिया नहीं है। सो ठीक है सर, मैं बस यहीं पे एंड करते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दी पार्टिसिपेंट्स के वो आए यहाँ पर और इनपुट दी अपना, बड़ा इंथुजियास्टिक इनपुट था। इतने क्वेश्चंस थे, मैं तो परेशान हो रहा था कि कैसे कवर अप करेंगे। और स्पेशल थैंक्स डॉक्टर नुमान आपका कि आपने स्पेशल टाइम निकाला, एक अर्जेंट कॉल के ऊपर आपने फ़ौरन हामी भरी और आप तशरीफ़ लाए। स्पेशल थैंक्स हाई नून फार्मा का, क्योंकि उन्होंने हमें सर्विस प्रोवाइड की और उसके बगैर तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। और उससे भी ज़्यादा स्पेशल थैंक्स प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर अकरम साहब का, ही इज़ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिना हॉस्पिटल लाहौर में, चीफ़ एग्जामिनर हैं, लाहौर का सेटअप सारा वो करते हैं। वैसे तो नाम ही काफ़ी है, मैं उनकी क्या तारीफ़ करूँ और क्या तारुफ करवाऊँ, लेकिन ये सब कुछ इसके पीछे जो एक बड़ा हाथ है वो प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर अकरम साहब का है। तो सर थैंक यू सो मच। आई डोंट नो आप इस वक्त मौजूद हैं कि नहीं है, लेकिन नहीं नहीं, वी मेरी तरफ से भी एडमायर। थैंक यू है। उन्होंने उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया और हमें ये सपोर्ट किया। हमारे कैंडिडेट्स आज इसी वजह से 200 हो पाए हैं, ये उन्हीं की इनिशिएटिव थी। हाँ बिल्कुल, इतने सारे लोग जो कवर हुए हैं, ये सब डॉक्टर ज़ुबैर की वजह से हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ये हमारा पहला एपिसोड था, हम कोशिश करेंगे, मैं जल्दी अपलोड करूँगा नेक्स्ट सेशन को फेसबुक पेज के ऊपर। और वी नीड योर सजेशंस टू इम्प्रूव ऑल दीज थिंग्स, और आपका फीडबैक चाहिए। डॉक्टर नुमान को भी आपका फीडबैक चाहिए। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, वो हर जगह पे होती है, हर वक्त होती है। तो मेरे लिए और डॉक्टर नुमान के लिए और इस प्रोग्राम के लिए जो भी आप फीडबैक देना चाहें ज़रूर दीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, या MIC डिस्क्रिप्शन फॉर्म पे जाकर आप यू कैन जस्ट टाइप व्हाट यू वांट टू टाइप, वो मुझ तक पहुंच जाएगा और हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो डॉक्टर नुमान, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स एंड गुड लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़। ओके, हाफिज, थैंक यू। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।